नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विशेष चंद्र ग्रहण पर है। देखिए, ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है और वर्ष में हम कम से कम 4 ग्रहण तो देखते ही हैं। परंतु ज्योतिषीय दृष्टि अनुसार कुछ ग्रहण विशेष होते हैं, सारे नहीं, परंतु जिन ग्रहण के साथ कुछ विशेष ग्रहों की युतियाँ, उनकी दृष्टि, उनके योग ऐसे हो जाते हैं जिसको हम बहुत विशेष मानते हैं। उसका बहुत प्रभावशाली होना हम अवश्यंभावी देखते हैं कि ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनने वाले हैं। बहुत इंटेंस उनकी एनर्जी हो जाती है, तो हम इसके बारे में आपको समय समय पे जानकारी भी देते हैं, क्योंकि कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जिसका आपके जीवन में बड़ा असर हो सकता है। ये चंद्र ग्रहण जो 18 सितंबर 2024 को पड़ेगा, ये भारत में नहीं दिखेगा, तो इसके जो सूतक के नियम हैं वो भारत में लागू नहीं होंगे। आप किसी भी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर आदि सारे पट खुले रहेंगे क्योंकि भारत में नहीं दिखेगा, परंतु फिर भी ये खगोलीय घटना है। इसमें हर पत्री में इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा और भारत में इसमें कुछ विशेष हम देख पा रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर कुछ ना कुछ विशेष घटनाओं को ये आमंत्रित करता हुआ दिख रहा है। ये हम सबको पता है कि सनातन धर्म परंपरा में ग्रहण को कभी भी शुभ नहीं माना जाता, किसी भी रूप में। ग्रहण कोई बहुत शुभ ग्रह योग या कोई बहुत शुभ कोई ऐसा विशेष समय नहीं होता जब हम कुछ नया करते हैं, बल्कि हम कुछ कर भी रहे होंगे तो उसे हम पोस्टपोन कर देंगे। कुछ प्लानिंग होगी, कुछ विशेष कार्य होंगे तो हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि ग्रहण बहुत ज़्यादा ये समय शुभता का नहीं माना जाता। परंतु फिर भी ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ग्रहण हमेशा कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन लाता है और इसी के कारण हो सकता है कि हमारे सनातन धर्म में इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि आपके जीवन में बड़े भारी जो है परेशानी का भी कारण बनते हैं। अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो मीन राशि में चंद्र राहु की युति से जो है वो ग्रस्त होने से, चंद्रमा के ग्रस्त होने से राहु के कारण ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और भारत को ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इससे हम इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये मीन राशि में जो ग्रहण पड़ेगा, काल पुरुष की पत्री में ये अंतिम राशि है। इसको आप कंक्लूडिंग एकदम पॉइंट कह सकते हैं। एक कंक्लूजन का ऐसा एक स्थिति बनेगी जो सारी चीज़ों को ख़त्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मीन राशि किसकी होती है? एक कंक्लूडिंग चीज़ होती है। जब पूरे ग्रह एक साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, जब उनका पूरा मेष से लेके जब वो मीन में आता है, तो हम कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया ग्रह का। यानी जो कर्म जो आपके जीवन में लिखे थे उससे संबंधित एक चीज़ आपकी पूरी हुई। अब अगले साइकिल के लिए और जो है अगले कार्मिक लेन देन से उस संबंधित ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें अब अगली बार नई तरीके से प्रारंभ होंगी। वो सारी चीज़ें जो कंप्लीट होने की कगार में था। और वहीं इसके ऑपोजिट आप देखें तो राहु केतु की जो है मीन राशि वो प्रथम राशि होती है, और सूर्य और चंद्रमा के अनुसार और बाकी ग्रहों के अनुसार ये मेष राशि प्रथम राशि होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेष राशि को तो हम वैसे ही मानते हैं कि प्रथम राशि है, परंतु राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और वक्री होने के कारण वो कभी भी मार्गी नहीं होते। वक्री होने के कारण जो उनकी प्रथम राशि होती है वो मीन राशि ही होती है। इस समय चंद्रमा एक साइकिल कंक्लूड कर रहे हैं, अर्थात मीन राशि से जब वो बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें एकदम आपके थॉट पैटर्न को कंप्लीट एक नई चीज़ों की तरफ, एक नए आइडियाज़, नए थॉट्स आपकी लाइफ में आप आते हुए देखेंगे। आपका विचार, आपकी मनोस्थिति, मनोदशा ये पूरी तरीके से एक तरीके से परिवर्तित होगी, क्योंकि ये साइकिल मीन राशि से जुड़ा ही नहीं हुआ है, राहु से भी जुड़ा हुआ है। और ये नवीन और कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी, कुछ ऐसा कुछ प्रारंभ होगा जिससे आप उस नवीन परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना ही बहुत उत्तम रहेगा। हो सकता है क्योंकि ग्रहण का असर कुछ समय, कुछ हफ्तों पहले से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ नवीन आपके जीवन में होना प्रारंभ हो चुका होगा। हो सकता है कोई आप नई क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, हो सकता है कि आप कोई नई जॉब को देख रहे होंगे और वो आपने अभी डन किया होगा। कुछ नवीन चीज़ आपके लाइफ में अभी एंटर होने ही वाली है, क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया
कि आपकी पत्री में जहाँ राहु केतु की परिस्थिति होगी, विशेषकर राहु, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है ये राहु से जो बन रहा है, तो आप अपनी पत्री निकालें और पत्री में देखें राहु की स्थिति कहाँ है। राहु देव जहाँ विराजमान हैं, आपके जो संबंधित जो भी जिस भी स्थान पर होंगे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 12 भाव मीन राशि में रेवती नक्षत्र जो भी एक साइकिल कंप्लीशन की दर्शा रहा है, वहीं पे जैसे कि उदाहरण के साथ इसे समझिए। मान लीजिए आपके अभी राहु आपकी जन्म पत्री में तीसरे भाव में होंगे और तीसरे भाव में होकर अभी कहाँ गोचर हो रहा होगा। मान लीजिए एक हम आपको एक आइडिया देते हैं कि हो सकता है अगर आपके तीसरे भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में अभी आसमान में उनकी परिस्थिति है, तो अब क्योंकि दोनों ही भाव कुछ ना कुछ विद्या से जुड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म कोर्स कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो थर्ड भाव है शॉर्ट टर्म कोर्सेज का है और पंचम भाव में अगर ये गोचर कर रहे हैं तो मान लीजिए आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ ज़रूर कोई ना कोई नया काम या नई आप पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन फिफ्थ हाउस अफेयर्स का भी है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया साथी या आपकी लाइफ में कोई एक नया पार्टनर आ जाए। वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल, अगर फोर्थ हाउस में आपके राहु विराजमान है आपकी जन्म पत्री में और अभी ये गोचर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ज़रूर आप, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है घर का, माता का, तो अगर आपका घर बनने वाला है तो हो सकता है कि आपको इसमें, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, माँ के ऊपर या अपने घर के ऊपर आप ज़रूर कोई ना कोई खर्च करेंगे। इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, नए शहर में भी आप जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, नए शहर में ना भी गए हो सकता है आप अपना रूम चेंज कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो परिस्थिति कॉम्बिनेशन है ये चेंजेस को दिखाता है। तो आप अपनी पत्री निकाल के इस तरह से भी आप इसको स्टडी करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं मीन राशि द्विस्वभाव राशि, मैंने आपको बताया था, द्विस्वभाव के बारे में पढ़ाया था, धनु मिथुन मीन ये सारी जो है द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव होने के कारण आप बहुत ज़्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें। एक तो यहाँ चंद्रमा का भी प्रभाव होगा कि चंद्रमा नए थॉट पैटर्न तो क्रिएट कर ही रहा है नई साइकिल के साथ में। वहीं जो मीन राशि में आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग अभी पलट जाएंगे, जो कहा होगा, हो सकता है आपको कोई प्रॉमिस किया होगा, कोई आपके साथ में कोई आपको नई बात करने के लिए नया कोई आपने कुछ नया विशेष कुछ करने का सोचा होगा, अब सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, मनोस्थिति मनोदशा के परिवर्तन होने के कारण वो अभी पलटने की परिस्थिति बनेगी। आप दूसरों की बात ना करें, अपने आप को ही देखें। आपके भी मन में हो सकता है कि आपने किसी को कुछ कहा होगा और आप अभी नए चीज़ों के लिए, नए विचारों के लिए आप सोचें और हो सकता है कि आप में भी कुछ विशेष परिवर्तन होने के कारण आप भी चेंज हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि नक्षत्र अनुसार भी पलटने का जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 2 फेसेस हैं। वहाँ पे भाद्रपद में जब ये फेसेस की बात करें तो जो लोग कुछ कह रहे हैं हो सकता है वो अपनी बात से पलट जाएं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते, बहुत बड़ा ज़्यादा विश्वास करने से बचें। और मनी मैटर्स को लेके तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगी, क्योंकि अगर पैसों से जुड़ी हुई बात में कोई पलट जाए तो आपको बड़े हानि का भी यहाँ पे कारण बन सकता है। तो बहुत चीज़ों से, नई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें, वहीं इसके साथ में बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास ना करें, अपने मन पे भी विश्वास ना करें। अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको प्रोलॉन्ग कर दीजिए, उसको अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए कि हाँ इसको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसको आगे हम देखेंगे। कोई बहुत, क्योंकि अभी समय नहीं है नया विशेष कुछ करने का, वैसे भी अभी तारा अस्त है, तो उस अनुसार से भी आपको नई चीज़ों को लेके थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो ज्योतिष की दृष्टि से हमें दिखता है कि मीन राशि एक जलीय राशि है और जलीय राशि में राहु का यहाँ गोचर एक बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाता है। बहुत ज़्यादा जल संबंधी दुर्घटनाएं होने की संभावना होगी। बहुत बड़ी सुनामी या नेवल वॉर जो देशों में हो ही रहा है, ये अब समुद्र में आ जाएगा और समुद्र में ये नेवल वॉर बहुत गंभीर रूप लेने वाला है। हो सकता है कि न्यूक्लियर जो प्लांट है वहाँ पे लीकेज हो जाए, इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए। साधारण तौर में भी आप देखें, इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ बारिश की परिस्थिति बनेगी ही। और बाढ़ बारिश के कारण एक और रीज़न है,
जो हम आगे 5th पॉइंट में आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए बहुत साधारण रूप से इसको ना लें, ये गलती ना करें। जल को लेके बहुत सतर्क रहें। अगर आप कहीं पिकनिक में, कहीं एंजॉय करने भी अगर आपने विचार किया होगा, तो जल संबंधी कोई पिकनिक स्पॉट को आप अवॉइड कर दें, क्योंकि ये जल को लेके बड़ी दुर्घटना का समय हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, त्रिक भाव। त्रिक भाव मैंने आपको पढ़ाया था। त्रिक भाव क्या कौन से हैं? 3, 6, 8, 12। और त्रिक भाव में सबसे खतरनाक जो भाव होता है 6, 12। क्यों? जो तीसरा भाव होता है त्रिक का, थर्ड हाउस, जो तीसरा भाव होता है, उसके ऑपोजिट है नाइन्थ हाउस यानी धनु राशि। और 8 का त्रिक भाव जो है, 8वां जो त्रिक भाव जिसको हम मानते हैं, उसके ऑपोजिट वृषभ राशि। तो वृषभ और अगर इसको इस अनुसार से काल पुरुष की पत्री के अनुसार आप देखें, तो ये जो है दोनों दैत्य गुरु और देव गुरु जो है उसको बैलेंस कर देते हैं। इसकी इंटेंसिटी त्रिक भाव की कम हो जाती है, क्योंकि 9 और 2 दोनों ही कहीं ना कहीं इसको धन देने वाले या सौभाग्य, क्योंकि नवम भाव को भाग्यशाली मानते हैं, लक्ष्मी भाव मानते हैं, सुखदायक, और ये फॉर्चून से जुड़ा हुआ मानते हैं। सेकेंड हाउस आप इसको शुक्राचार्य से जोड़कर इसको भी बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि यही एक हाउस है जो आपको फूड, फैमिली, फाइनेंस और हर चीज़ की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। जीवन में सारे शुक्र से जुड़े हुए वैभव और विलासिता ये आपको सेकेंड हाउस ही देता है। तो कहने का अर्थ है हमेशा 3 और 8 से ज़्यादा गंभीर होता है 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आपस में आप जो है वो सप्तम सेवन्थ एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। और जो सप्तम भाव आपस में, सेवन्थ का जो इनकी दृष्टि का पड़ना और 6, 12 को एक्टिवेट होना, क्योंकि छठवां जो है काल पुरुष की पत्री में वो कन्या राशि और 12वां भाव मीन राशि। और आप जानते त्रिक भाव ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि सप्तम रिलेशन इसके साथ में थी। 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने आमने का जो ये भाव इसको एकदम इंटेंसीफाई कर देता है। 6वां भाव हम जानते हैं कन्या राशि रोग, चोट, कर्ज, बीमारी का है। और 12वां भाव गुप्त शत्रु, हानि, खर्च, एक्सपेंडिचर, बेमतलब के आपके जीवन में दुख परेशानियों को लगातार आप देखेंगे ये सबका को एक्टिवेट करता है। नींद खराब करता है, शैया सुख खराब करता है। 12th हाउस का काम यही है। और जो 6th हाउस है वहाँ पे अभी कौन विराजमान है? राहु को आप देखें वहाँ पे, केतु, सूर्य और चंद्रमा वहाँ पे, सूर्य, केतु और शुक्र वहाँ पे विराजमान है 6th हाउस में। और 12th हाउस में राहु और चंद्रमा का यहाँ योग बन रहा है। तो ये ऑपोजिट यहाँ सूर्य, चंद्र, शुक्र, केतु, ये सारे भाव, पांचों ग्रह तो इन्वॉल्व हैं ही। और मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण ये जो है हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखें जो ये हाउसेस में हो रहा है, ये 6वां भाव जो है, क्योंकि ये भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी वहाँ 6th हाउस के मालिक के ऊपर, अर्थात बुध वहाँ पीड़ित हो जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी हैं गुरु, वो वहाँ पे पीड़ित हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं लगभग सारे ही प्लैनेट आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जो बहुत ज़्यादा ये शुभ हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। और तीसरा, अगर हम थर्ड पॉइंट पे चर्चा करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे चंद्र पूर्व भाद्र नक्षत्र में, शनि वो भी पूर्व भाद्र नक्षत्र में, राहु जो है वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में। अर्थात कहने का ये है कि पंचक नक्षत्र यहाँ पूरी तरह एनर्जाइज हो चुके हैं। और पंचक नक्षत्र क्या होते हैं? पंचक नक्षत्र होते हैं जो एनर्जी को 5 गुना कर देते हैं, कोई भी अच्छा या बुरा जो भी चीज़, क्योंकि पंचक नक्षत्र को बहुत शुभ नहीं मानते। इसलिए आप देखिए पंचक नक्षत्र में किसी का अगर देह शांत हो जाए, तो आपने सुना होगा कि पंचक में 5 पुतले ना जला जाए तो उसी व्यक्ति के घर के 5 सदस्यों की मृत्यु होने का योग बनता है। वहीं ढलाई अगर आपने करा ली, छत आपने बनवा ली पंचक नक्षत्र के समय, इसको हम ढलाई कहते हैं, अगर ये आपने करवा लिया तो 5 बार उसको तोड़ के या उसको फिर से रिनोवेट करना पड़ता है। ये तो आप करके भी देख सकते हैं। वहीं लकड़ी का काम आदि इस समय पंचक ग्रहों में बिल्कुल नहीं मान्य होता है, क्योंकि माना जाता है ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी कर सकती हैं। तो पंचक नक्षत्र में यहाँ पूरी तरह ग्रहण का होना ग्रहण को 5 गुना एनर्जाइज कर दे रहा है। और ये एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि पंचक नक्षत्र भी बहुत शुभ नहीं होते। और वहीं पे ग्रहण को भी हम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को भी शुभ नहीं मानते। तो कहने का अर्थ है कि इसीलिए सावधान रहने की एक जो है वो ज्योतिष अनुसार आपको यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ग्रहण के समय ये योग और युतियाँ नहीं रहती, पंचक ग्रह नक्षत्र एक्टिवेट नहीं होते। और जो हम जानकारी जो आपको देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बिंदु वहाँ पे नहीं बनते। पॉइंट्स यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट कि सूर्य और चंद्र
यहाँ दोनों देव पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य देव की स्थिति तो और भी परेशानी वाली है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चंद्र तो राहु से ग्रसित होंगे, फिर 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण के समय अभी आप देखें तो 2 अक्टूबर को हो रहा है लगभग, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, अभी सूर्य जो है वो अभी केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य यहाँ केतु से ग्रस्त है पूरा 1 महीना, पूरा 17 अक्टूबर तक यहाँ पे सूर्यदेव केतु के साथ जो है गोचर करने के कारण पूरा इनका जो है ग्रस्त होने का पावर जो है सूर्यदेव का वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए सूर्यदेव अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव की नीच राशि तुला राशि, जब तुला राशि में जब गोचर करेंगे तो 17 अक्टूबर तक ये बहुत ज़्यादा जो शासक हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी योग बहुत अच्छे हमें नहीं दिखा रहे। वहीं हमको नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको बताया था मंगल गोचर कर रहे हैं, इस पर हमने आपको जानकारी दी थी। मंगल गोचर कर रहे हैं 30 सितंबर तक आद्रा नक्षत्र में, और आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो ग्रह हैं, राहु हैं, और देवता वो हैं रुद्र। रुद्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, और जो दिखाता है कि 30 सितंबर तक तो आप दिवाली की पेंटिंग आदि जो साफ़ सफाई है वो आप किस प्रकार से करेंगे, कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आंधी, तूफान, साइक्लोन, आप अगर पेंट कराना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी मुश्किल में हो जाएंगी। और जब आप पेंट कराते हैं, दिवाली का पेंट कराएंगे साल भर के लिए, पेंटिंग आप घर के अंदर करा रहे हैं, बाहर जो भी, बाहर तो संभव नहीं होगा, तो भी आप देखें कि पेंट बहुत अच्छा लुक नहीं देता। अगर बारिश हो रही है, दीवार डैम्प है, तो उसमें उसका लुक आएगा ही नहीं। तो कहने का ये अर्थ है कि ये मंगल नक्षत्र के कारण आपकी दिवाली का टाइम भी थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है साफ़ सफाई का। वहीं मंगल एक्सीडेंट के कारक है, वॉर के कारक है। ये जो सिचुएशन जो दिख ही रही है वॉर लाइक, जो कई कंट्रीज़ में आप देखें कितना युद्ध और झगड़ा, कितनी बुरी तरह से ये युद्ध एक्सेलरेट हो ही रहा है। ये झगड़ा लड़ाई और खूब ज़्यादा आप बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा। आप लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिना बात के बलवा, बिना बात की लड़ाई झगड़ा, और ये पुलिस और आर्मी के लिए बहुत सिचुएशन क्रिटिकल आते हुए नज़र आएगी, क्योंकि रक्तपात की सिचुएशन बनेगी। और इसका मुख्य कारण है क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है वो जहाँ वो विराजमान है वो ना नक्षत्र ना योग, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके अनुकूल नहीं जा रही। और इसीलिए अभी ये जो योग जो बन रहा है सप्तम जो चतुर्थ भाव में, आगे जाके आप इसको और इंटेंसिफाई होते हुए देखेंगे। स्पेसिफिकली जब सूर्य ग्रहण का समय आएगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ेंगे उस पर भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टल्स, जो हमने आपको पहले शॉर्ट में बताया था, पोर्टल खुलते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरीके से पोर्टल खुल रहा है। अर्थात जो हमने आपको हर वीडियो में बताया कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़े, ऐसे भी सामान्य रूप में भी, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रहों की या नक्षत्रों की युतियाँ ना हो, कोई विशेष योग ना बने, कुछ विशेष प्रभाव ना हो, तो भी हर चंद्र ग्रहण के समय आप देखें आपका कनेक्शन आपके पितरों के साथ होता ही है। क्योंकि आप जानते हैं चंद्र ग्रहण चंद्रमा का सीधा तौर पर, क्योंकि हम ये सनातन धर्म परंपरा में मान्यता है कि हमारे पितृ चंद्रमा के पिछले स्थान पे, पीछे के भाग में रहते हैं, अर्थात बैक साइड, रीड साइड ऑफ द मून। अब वो वहाँ पे जब निवास करते हैं और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उनको एक डार्क पाथ मिल जाता है, और उसी से वे पृथ्वी में आके हमसे कनेक्ट करते हैं। आप जाने ना जाने, आप चाहे ना चाहें, वो आपसे कनेक्शन होता ही है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जो भी साधना कर रहे हैं अपने पितरों के लिए हमेशा चंद्र ग्रहण में साधना अवश्य करनी चाहिए, ताकि वो भी उस पुण्य को प्राप्त करें। जिस भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अगर आप इंटेंस साधना कर रहे हैं तो उन्हें भी उनका भाग दीजिए, ताकि वो भी प्रसन्न होकर जाएं। क्योंकि उस समय आप ये सारी बाध्यता रहती है सनातन धर्म पर, आप नियम कायदा जो रहता है उस अनुसार तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं कर सकते, परंतु आप अपने माला के जप के पुण्य तो दे सकते हैं। आप जो भी अपने गुरु के द्वारा जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पुण्य तो आप प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए असेंशन क्रिया तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये अभी जो पोर्टल खुल रहा है लगातार ग्रहण, अब क्या हो रहा है, पितृपक्ष के साथ ये ग्रहण प्रारंभ हो रहा है चंद्रमा का। चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष प्रारंभ होगा, और अमावस्या जो होती है पितृमोक्ष अमावस्या, उसके साथ में है सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण के साथ आरंभ होना, हमें ये पूरी तरीके से एक पोर्टल खुलता हुआ दिख रहा है। और ये इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको इंटेंसिफाई होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यही कारण बनेगा बहुत सारे जीव हानि का। अब ये जहाँ युद्ध हो रहे हैं, जहाँ बहुत बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण
परेशानियाँ आ रही हैं, बाढ़, बारिश, ये चीज़ें और बढ़ती हुई दिखेंगी। तो कहने का अर्थ है ये समय है सावधान रहने का, क्योंकि ये पोर्टल का खुलना बहुत लंबे समय तक इसका असर आप देख पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा असाधारण चीज़ है, क्योंकि पितृपक्ष के साथ ग्रहण का यहाँ पे होना और पितृमोक्ष के साथ इसका अंत होना, वो भी नवरात्र के उस पे छाया पे, ये बहुत सारी चीज़ें अनुकूल नहीं नज़र आते। नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भारत के संदर्भ में। हम क्यों कह रहे हैं भारत में इस समय बहुत संवेदनशील घटनाएं हो सकती हैं। भारत में ऐसे सिविल वॉर या जिसको हम कम्युनल राइट्स की चीज़ें हम देख सकते हैं। ये बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। क्यों? बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब मार्केट भी ऊपर नीचे जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि सीधे तौर पर भारत का जो लग्न है वो पीड़ित हो रहा है। और भारत का जो लग्न है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य 6वें भाव में केतु और सूर्य के बीच में बिल्कुल पूरी तरह ग्रसित हो चुके हैं। और वहीं जब सप्तम दृष्टि उनकी राहु के ऊपर पड़ रही है, और जब भी शुक्र पीड़ित होते हैं तो आप नए काम को आप नहीं करते। इसे आप कहते हैं तारा अस्त हो गया है। और गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी पीड़ित होता है तो हम नए काम को नहीं देखते। और इस समय जो भारत का लग्न है वो पूरी तरह से पीड़ित है। और दैत्य गुरु जो है उसमें लग्न में हम देखते हैं वहाँ पे गुरु विराजमान है। दैत्य गुरु के घर पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, वही मृगशिरा नक्षत्र में। और मृगशिरा नक्षत्र के साथ में यहाँ पे अनरेस्ट और वायलेंस की स्थिति बन रही है। तो कहने का यह अर्थ है मंगल, गुरु, शुक्र, ये सारी चीज़ों का पीड़ित होना एक जो है सामान्य घटना नहीं होती, क्योंकि ग्रहण में तो सीधे तौर पर आप देख रहे हैं जो राहु और चंद्रमा का जो ये ग्रहण पड़ेगा उसके 15 दिन के बाद फिर सूर्य और शुक्र और केतु का कन्या राशि में। तो ये सारी चीज़ें असाधारण रूप से जो चीज़ों को प्रभावित करेंगी। ग्रहों की युतियाँ ऐसी दिख रही हैं, योग बन रहे हैं, और नक्षत्र पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये चीज़ें सामान्य रूप से नकारात्मक लग रही हैं, इसीलिए आप सावधान रहें। अभी आप जो गणेश विसर्जन के समय बहुत सावधान रहें। हो सकता है तो अपने बच्चों को जल के पास ना भेजें, पानी के पास ना भेजें। और विसर्जन के समय भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो जल यहाँ पे जल का कारक है, यहाँ पे वहाँ राहु का विराजमान होना। और जैसे मैंने बताया कि ग्रहण का उसी दिन प्रभाव नहीं पड़ता, उसके पहले से उसका प्रभाव होना दिखना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उसके कई दिन तक इसका प्रभाव रहता ही है, कम से कम 3 महीने तक आप इसका प्रभाव देखेंगे। तो चीज़ें संवेदनशील हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।